अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GMU प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट उरूज तौकीर। लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था ड्राई स्किन और ऑयली स्किन की वजह से जो से हमें इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है, उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स और डाइट के थ्रू। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो बेसिकली बेस करेगा हेयर फॉल इशू बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेयर फॉल होता क्या है। हेयर फॉल के लिए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं एलोपेशिया और बेल्डनेस। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के वो पार्ट्स जहां पे हेयर ग्रो करते हैं तो वहां से आपके और बाल जो हैं हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्ट टिपिकली जो आपका एरिया जो रीजन इफेक्ट होता है वो आपका हेड होता है। तो इस वजह से बहुत से मेल्स और फीमेल्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को फेस करना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो हेयर फॉल की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन है मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर। तो सबसे पहली टाइप आ जाती है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है, यानी जिससे आप इन्वायरमेंटल कंडीशन से खुद को प्रिवेंट करता है आपको, वो ऑटो इम्यून हो जाता है। मतलब वो आपके हेयर फॉलिकल्स की जो रूट्स होती हैं उसको अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली ये इफेक्ट होते हैं अडल्ट, जो अर्ली अडल्टहुड की एज में होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और इसमें आपकी जो है विद इन अ वीक जो हेयर फॉल है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स वो खुद ही रिकवर होना शुरू हो जाता है, आपके हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपको कंडीशन फेस करना पड़ती है वो हेयर फॉल की ही करना पड़ती है। अगर आप रिकवर भी हो जाते हैं तो कुछ अरसे बाद दोबारा से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये पहली टाइप थी। अब हम दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिक। जेनेटिक से पता चल रहा है कि ये जीन्स का इससे लिंक है। तो ये जो हेयर फॉल की टाइप है मोस्ट कॉमनली जो पाई जाती है मेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। वो किस तरह से, जब मेल्स प्यूबर्टी की एज में होते हैं वैसे तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करवाता है, तो उसका लेवल टीन एज की एज में ज्यादा होता है। डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है और वो जेनेटिक के कम्बिनेशन से क्या करता है कि मेल्स के अंदर जो बेल्डनेस के चांसेस हैं, एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिक, उसके चांसेस इनहांस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल में कंडीशन ये तब होती है जब वो मेनोपॉज के इशू को फेस करती हैं, यानी उनके जो बाल हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मेल्स की केस में एक टीनेज में आके ये चीज अफेक्ट होती है। और दूसरा, जब 50 से अबव एज होती है मेल्स की तो 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिक के इशू को फेस करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये हमें हेयर फॉल के इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके हार्मोन्स, जिसमें आपका हार्मोन आ जाता है एंड्रोजिन, जो कि मेल और फीमेल्स दोनों में ही प्रोड्यूस होता है। फीमेल में क्वांटिटी थोड़ी कम होती है जबकि मेल्स में बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी में ये रिलीज होता है। तो मैंने आपको इसका लिंक बताया था कि ज्यादा क्वांटिटी की वजह से तब भी हेयर फॉल हो सकता है। तो दूसरी, अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो उसमें आपके आ जाता है प्रेगनेंसी की कंडीशन जिसमें हार्मोनल चेंजेस होती है। इसके अलावा बर्थ डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है थायराइड। थायराइड में क्या होता है कि आपके जो हार्मोनल होते हैं जैसे T3 और T4 उसमें हार्मोन्स होते हैं तो वो अब नॉर्मल हुए होते हैं, उस वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल के इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। जो सेकेंड कॉज है वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री एक मोस्ट कॉमन कॉज है मेल एंड फीमेल बेल्डनेस पैटर्न का। इसमें क्या होता है कि जो मेल के केस में अगर हम देखें तो इसमें जो हेयर लाइन है वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, बेल्ट के स्पॉट्स जो हैं आपके हेड रीजन में प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। जबकि फीमेल के केस में क्या होता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। जो थर्ड वन कॉज है वो है ड्रग किस तरह से, कैंसर में क्या होता है कि आप कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, वो एक कोर्स होता है जिसको हर कैंसर के पेशेंट को गुजरना पड़ता है। एक ब्लड थिनर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा होता है बीटा एंड्रोजेनेटिक ब्लॉकेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या होता है, इन कंडीशंस में इन मेडिकेशंस की फॉर्म में जो हेयर फॉल है वो टेम्पररी होता है। फोर्थ वन जो हम बात करेंगे वो है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक किस तरह से अफेक्ट करती है आपके हेयर फॉल को।
इसमें आपकी शैम्पूइंग जो करवाते हैं, ड्राइनेस, जो आप डाई इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बाल है वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके जो बाल है वीक होते हैं और खुरदरे उनका पैटर्न होना शुरू हो जाता है। अगर आप इन प्रोसीजर को कम नहीं करते तो क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉल है वो परमानेंट भी हो सकता है। कुछ केसेस में है कि टेम्पररी, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यूसली ये चीज करवाते आ रहे हैं, प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये परमानेंट भी हो सकता है। तो इसमें एक और बात करूंगी, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपकी स्किन की, आपके हेयर की जो स्कैल्प होती है वो उसमें इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो वो आपका जो हेयर फॉल है वो परमानेंट भी हो सकता है। ये फिफ्थ कॉज क्या होता है, मेडिकल कंडीशंस, जिसमें डायबिटीज आ जाती है, थायराइड की कंडीशन आ जाती है, एनीमिया आ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है, और इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी के केस में क्या होता है कि आपकी जो हेयर स्कैल्प है वहां पे हेयर्स जो फॉलिकल्स हैं वो खुरदरे, ब्रिटल टाइप होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन कंडीशन को हम ट्रीट नहीं करते तो डिफरेंट फॉलिकुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो हमारी हेयर की ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट कॉज है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी मैं कहूंगी कंसीडर किया जाता है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत इफेक्ट होती है, जिसमें आ जाता है आयरन और जिंक। और अगर हम अदर वाइटामिन की बात करें तो उसमें आपकी बायोटीन आ जाता है, बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, B2 जिसमें आ जाता है, B6 आ जाता है, और B12 आ जाता है, कोबालामीन जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा कॉपर, सिलीनियम और फैट्स, ये वो वाइटामिन हैं अगर आप अपनी डाइट से इनटेक नहीं लेते हैं तो ये आपकी हेयर की ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हेयर फॉल का इश्यू हो गया है तो वो कौन से फूड्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि ये हमारी कंडीशन वर्स ना हो। तो सबसे पहले आ जाता है स्वीट फूड्स। आपने स्वीट फूड्स को अवॉइड करना है। स्वीट फूड्स को अवॉइड इसलिए करना है, उसके अंदर शुगर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो इनहांस हो जाता है। जब वो इनहांस होता है तो इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी इनहांस हो जाती है, और इंसुलिन की सिक्रीशन की वजह से वो इफेक्ट करती है मेल एंड्रोजन हार्मोन पे। तो उस वजह से जो एंड्रोजन हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसको अवॉइड करना है। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं जंक फूड्स की, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत आ जाती है, पिज्जा आ जाता है, पास्ता आ जाता है, और इसके अलावा स्टार्ची फूड्स आ जाते हैं। स्टार्ची फूड्स की अगर बात की जाए तो इसमें व्हाइट फ्लोर्स आ जाते हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड आ जाती है, और इसके अलावा पास्ता, केक, इस तरह की जो आइटम्स हैं, बेकिंग आइटम्स, इसके अंदर बेसिकली जो है शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जब शुगर कंटेंट ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके इंसुलिन की सिक्रीशन की वजह से आपका जो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल है वो भी बहुत इफेक्ट करेगा, और उसकी भी सिक्रीशन ज्यादा होगी, और वो अल्टीमेटली आपकी हेयर की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, श्रिंक करके आपके हेयर फॉलिकल्स को। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट के थ्रू किस तरह से आप अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्पिनिच, पालक, साग। बेसिकली ये वो वेजिटेबल है जो हेयर की रीग्रोथ के लिए आप बहुत हेल्पफुल है। इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, ये वो चीजें पाई जाती हैं जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ में काफी हेल्पफुल रहती हैं। आपको पता है जैसे कि आयरन, ये रिच फूड्स हैं, और आयरन डेफिशिएंसी से मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, खुरदरे से हो जाते हैं, और मतलब उनमें शाइनिंग लुक नहीं आती। तो बेसिकली ये ना सिर्फ आयरन रिच फूड्स है बल्कि इसके अंदर एक ऐसा सीबम ऑयल पाया जाता है जो कि एज अ नेचुरल हेयर मॉइस्चराइजर काम करता है। और इसके अलावा हम पालक से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन, ये इसका हाई सोर्स है। तो मैं ये कहूंगी कि अपनी जो बैलेंस डाइट है इसमें आप इसको, पालक और साग को शामिल करें। उसके अलावा हम बात करते हैं एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की। एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का ये रोल होता है, अगर आपके हेयर फॉल होना शुरू हो गया तो एग्स और डेयरी प्रोडक्ट आपके जो हेयर की रीग्रोथ तो करवाते हैं, साथ में आपके बालों को थिक लुक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, और इसके अलावा एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, आयरन, जिंक, ये सब चीजें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है इन फूड्स के थ्रू।
इसके अलावा अगर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात करें जिसमें चीज आ जाती है और दूसरी चीजें फूड आइटम्स आ जाती हैं, तो बेसिकली वो क्या करती है, उसके अंदर 20 से इसका लेवल यानी बायोटीन, आपने शैम्पू के पीछे भी देखा होगा कि लिखा होता है बायोटीन इसके अंदर है। तो बेसिकली ये वो वाइटामिन है जिनकी वजह से एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी हेयर ग्रोथ को मिलते रहते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी भी है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात कर ली स्पिनिच हमने इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे वॉलनट्स की, अखरोट की। सीजन भी अब आ गया है, कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर वॉलनट्स ऐड करें। वॉलनट्स वो वाहिद नट्स हैं, अखरोट वो वाहिद नट्स हैं जिसके अंदर जो है बायोटीन का लेवल बहुत ज्यादा है। बायोटीन का, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B6, B12 है इसके अंदर, और इसके अंदर विटामिन ई है और प्लेंटी ऑफ प्रोटीन और मैग्नीशियम है बहुत ज्यादा मिकदार में। तो ये क्या करते हैं कि आपकी जो हेयर को स्ट्रेंथ, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्कैल्प को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जहां से आपके हेयर फॉलिकल्स ने निकलना होता है। तो इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमरूद। अब अमरूद की भी फायदे किस तरह से है, मैंने आपको बताया था कि हेयर फॉलिकल्स इफेक्ट कैसे होते हैं कि जब आपके बाल खुरदरे होना शुरू हो जाते हैं, तो उस खुरदरेपन को बचाने के लिए अमरूद को अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी का रिच सोर्स पाया जाता है एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस, जो कि हमारा सीजनल फ्रूट भी है। वो भी खाएं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अमरूद जो है विटामिन सी का रिच सोर्स कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो अमरूद के पत्ते हैं उसकी भी बड़ी अफादियत है। वो किस तरह से, उसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी है जो हमारी स्किन की और जो हमारी हेयर स्काल्प के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, ये उसकी एक्टिविटी को बूस्ट करता है, जो कि हमारी जो हेयर ग्रोथ है उसको, इसके लिए रिक्वायरमेंट भी है और हमारी हेयर को स्ट्रॉन्ग लुक प्रोवाइड करता है। तो इन सब डाइट्स को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। इसके अलावा हम बात करते हैं लेंटिल्स की, जिसको हम दालें कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की दालें आ जाती हैं। इसके अंदर प्रोटीन होती हैं और आयरन होता है, जिंक होता है। इसके अलावा बायोटीन का हाई लेवल मौजूद होता है जो हेयर की ग्रोथ के लिए हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो कोशिश करें कि इसको भी शामिल करें। और इसके अलावा ये इसके अंदर फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। फॉलिक एसिड क्यों रिक्वायर्ड है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, वो इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो रेड ब्लड सेल्स हमारे बनते हैं वो उसको हेल्थ को प्रमोट करता है। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अपने ड्राई स्किन के जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है उसके साथ ऑक्सीजन शामिल होकर हमारे स्किन के सेल्स और हेयर फॉलिकल्स तक जाती है। तो बेसिकली अगर आप डाइट से फॉलिक एसिड लेते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की जब प्रोडक्शन ही हेल्दी होगी, तो जो ब्लड सप्लाई है उसके साथ ऑक्सीजन शामिल होकर जब आपके स्किन के सेल्स तक और आपके स्काल्प तक जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी हेयर को स्ट्रॉन्ग लुक प्रोवाइड की जाएगी इस डाइट के थ्रू। इसके अलावा फ्लैक्सीड। अब फ्लैक्सीड क्या होते हैं, अलसी। अलसी को अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो हमारी ग्रोथ है हेयर की इफेक्ट होती है उसमें आपके फैट्स आते हैं। तो कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसको हमें डाइट के थ्रू जो है कंज्यूम करना पड़ता है। उसमें आ जाता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अलसी के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें। उससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है उसमें इलास्टिसिटी आएगी और जो आपकी हेयर फॉलिकल्स है उसको प्रॉपर नरिशमेंट जब प्रोवाइड की जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो स्ट्रांग होगी। तो ये जरूरी है कि फ्लैक्सीड को अपनी डाइट में शामिल करें। और इसके अलावा कोशिश करें कि बार्ले कहते हैं जौ से बनी हुई अशियां जितनी भी हैं, इसके अंदर विटामिन ई का सोर्स पाया जाता है। जब जिन फीमेल्स के जो बाल थिन हैं, अगर वो इस तरह के इश्यूज को फेस कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो बाले से कंटेनिंग जितनी भी आइटम्स हैं अपनी डाइट में शामिल करें। उससे क्या होगा कि इनकी जो हेयर फॉलिकल्स है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। जब हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी, जो हेयर की ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग वे में होगी। इसके अलावा कैरेट्स यानी गाजर। कैरेट्स हमने सुना है कि आई साइट के लिए बहुत मतलब कि अच्छी है और उसके लिए अच्छी है। इसके अलावा जो है हेयर फॉलिकल्स में भी इसका बहुत अहम किरदार है। वो किस तरह से, इसके अंदर विटामिन ए का सोर्स पाया जाता है जो कि हमारी स्कैल्प के अंदर एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर काम करता है। तो कोशिश करें कि आपने विटामिन ए कंटेनिंग डाइट अपनी शामिल करें, जिसमें कैरेट्स एक मैंने एग्जांपल के तौर पर बोला है। तो इसमें आप स्वीट पोटैटोज जो हैं उसको शामिल करें, वो बहुत अच्छे इसका अच्छा रिसोर्स है। यहाँ पे मैं अपने सेशन को वाइंड अप करूंगी। जैसे मैं अपने हर सेशन में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताती हूँ, तो मैं इसमें भी आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगी। मैंने डिस्कस किया था कि जो जेनेटिकली वे में होती है हेयर फॉल, जिसमें आप जैसे मेल और फीमेल पैटर्न बैलेंस आ जाती है, तो उसको ट्रीट तो नहीं किया जा सकता,
लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? फीमेल्स में क्या कंडीशन होती है, उनके बाल थिन हो जाते हैं, तो फीमेल्स को चाहिए कि कुछ अपनी टाइट हेयर स्टाइलिंग मत करवाएं जिसमें बन आ जाता है और पोनी टेल आ जाती है, उसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो ट्विस्ट बनाती हैं हेयर स्टाइलिंग के दौरान, उसको भी अवॉइड किया जाए और हॉट ऑयल ट्रीटमेंट से भी अवॉइड करना है। कोई भी हार्श ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए इस्तेमाल नहीं करना जिसमें आपकी कर्लिंग आ जाती है, कर्ल्स करते हैं रोलिंग वाले, तो ये वो चीजें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने अवॉइड करना है सप्लीमेंटेशन और मेडिकेशन से। कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने कोई सप्लीमेंट या कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, वरना ये आपकी हेयर पे बहुत बुरा इफेक्ट डेवलप कर सकती है, तो आपने उसे अवॉइड करना है। इसके अलावा कोशिश करेंगे जो सन एक्सपोजर है वो कम से कम लें, जितना मतलब कम लेंगे तो यूवी लाइट जो है उसकी वजह से भी जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा कोशिश करें जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो उनको कीमोथेरेपी लग रही है, वो कोशिश करें कि उनके तो हेयर फॉल होता ही है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो कूलिंग कैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से। उसका फायदा ये होगा कि आपके जो हेयर फॉल के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपके लिए कोई क्यूरी है आपके माइंड में हेयर से लेकर किसी भी टाइप का, अगर आपका हेयर का इश्यू है, अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है जिसकी वजह से आपके हेयर स्कैल्प काफी इन्फ्लुएंस होता है उस पर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो के ऊपर एक लिंक है, उसको आपने क्लिक करना है, वहां पे एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है, उसमें नाम, पता, आपका सिटी पूछा जाएगा। देन आप जो हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और मैं आपको आपकी हेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली एड्रेस करूंगी थ्रू न्यूट्रिशन एंड थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। और इसके अलावा आपके टाइम का मतलब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है हेयर फॉल से लेकर रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना बहुत ख्याल रखना। अगली बार मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।